असली सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पता नहीं क्यों हमारे भारत का कल्चर कब सुधरेगा। यूँ तो कहते हैं कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, और जहाँ बात कर्तव्य की आ जाती है तो सिर्फ बेटा ही नज़र आता है और बेटियों को भूल जाते हैं। बेटा चाहे अपाहिज भी हो, फिर भी माँ बाप को तसल्ली रहती है कि हमारे मरने के बाद मुँह में अग्नि वही देगा और हमें कंधे पर वही लेकर जाएगा। लेकिन ये समाज ने रीति रिवाज तो खुद ही बनाए हैं। क्या ये काम बेटी नहीं कर सकती? बेटियों को कमज़ोर तो इस समाज ने ही बनाया है। ना तो इतनी हिम्मत वाली औरत को इस तरह कमज़ोर ना पाते। जो दुनिया में मर्दों को लाने वाली एक औरत है और वही इतनी कमज़ोर है। हमारा समाज कब इस बराबरी को समझेगा? अभी तो कोर्ट में ही 25% तक का हक है। ना तो बताओ, अभी 75% लेडीज़ पीछे है, जबकि एक औरत को सबसे आगे होना चाहिए था। फिर भी ये समाज एक औरत को हमेशा पीछे देखना चाहती है, और समाज में पीछे होने का कारण एक औरत ही है। जब तक वह बेटी है वह अपना हक मांगती है, और जब वह माँ बन जाती है तो वह सारे हक भूल जाती है, और वह भी वही करने लगती है जो उसके ऊपर सब कुछ बीता है। और वह भी खुद एक औरत होकर एक आदमी को आगे देखना चाहती है। हमारे भारत का समाज तो पता नहीं कब औरत को आगे लेकर जाएगा। इसी तरह की ये इमोशनल दर्द भरी कहानी है। सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मोनिका है। मेरे बचपन में ही मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। तब से हमारे घर का गुजारा मेरे पापा की पेंशन से हो रही थी। कृपा थी कि मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, मैं जॉब करती थी। मेरी माँ को हर महीने उनकी पेंशन मिल जाया करती थी, वरना आज के ज़माने में कौन किसी का साथ देता है। मेरी माँ ने माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया था। एक बड़ा भाई भी था जिसका एक टांग पोलियो की वजह से खराब था और माँ के साथ घर में ही रहता था। मेरी एक छोटी बहन भी थी, लेकिन वह बहुत काली थी और हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। मेरे पापा की पेंशन से हमारे घर के सारे खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे थे। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी। अपने गली में बने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने चली गई थी। इंटरव्यू के बाद मुझे टीचर की जॉब मिल गई थी, और प्रिंसिपल ने बताया था कि मुझे महीने के 5,000 रुपये मिलेंगे। मैं अपने घर में दाखिल होते ही माँ को बताया कि मैं कल से गली के नुक्कड़ वाले स्कूल में पढ़ाने जाऊँगी, मुझे वहाँ पर महीने का 5,000 रुपये मिल जाएंगे। तब मम्मी बड़ी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी थी। फिर धीरे धीरे बोली कि हमारे ख़ानदान में कभी किसी लड़की ने नौकरी नहीं किया। लोग क्या कहेंगे कि उनके घर में खाने पीने की कमी है, अब बेटी बाहर जाकर जॉब कर रही है। तब मम्मी की बातों पर मैं चिढ़ गई थी और मैं गुस्से से बोली, ये लोग तब कहाँ थे जब हमारे घर में थोड़ी पेंशन थी और महीने के खर्चे बहुत सारे थे, घर में आटा ख़त्म हो जाता था। तब मुझे पता है कि आप दुकान से किस तरह आटा लेकर हमारे पेट भरा करती थी। उस टाइम तो ये लोग कुछ नहीं कहते थे, तो अब भी कुछ नहीं कहेंगे, और अगर कहते भी हैं तो सच बात है कि मम्मी मुझे इन बातों की अब कोई परवाह नहीं है। मुझे अब घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं जीना। मेरी बातें सुनकर मेरी मम्मी बहुत गुस्से में आ गई थी। तुमने कौन सा घुट घुट कर ज़िंदगी बिताई है जो इस तरह बोल रही हो? अच्छा खासा 3 टाइम का खाना पेट भर के मिल जाता है तो फिर क्या समस्या है तुम्हें? मम्मी, ज़िंदगी बिताने के लिए सिर्फ 3 टाइम का खाना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो वह चीज़ मेरी बेटी के लिए क्या है? मम्मी ने बड़ी गुस्से में कहा। मैंने कहा कि मम्मी, कभी आपने सोचा है चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी सर्दी हो, हमने कभी किसी साल नया सूट सिलवा कर नहीं पहने, हमेशा लोगों के उतरे हुए सूट ही पहने हैं। पिछले 2 सालों से मैं एक ही जूता मरम्मत करवा करवा कर पहन रही हूँ। मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म आपने कभी नया नहीं बनवाया, वही पुराना घिसा पिटा यूनिफॉर्म जिसमें नील लगा लगा कर नीला ही करती रही, लेकिन वह कहीं से भी नया नहीं लगता। मेरे साथ की लड़कियां नए स्कूल बैग के साथ आती हैं, लेकिन मैं वही पुराने पैंट से बने हुए बैग स्कूल लेकर जाती रही। लेकिन अब बस बहुत हो गई। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मेरे पास एक अच्छा सा बैग हो। मम्मी मेरी बातें गौर से सुनती रही और फिर चुप हो गई। वह चुप हुई तो मुझे लगा मेरी माँ राजी हो गई हैं, लेकिन जब शाम को भाई आए तो मम्मी ने मेरे बारे में उनसे शिकायत लगा दी। ये प्राइवेट स्कूल में जॉब करना चाहती है, तो भाई गुस्से से बहुत आग बबूला हो गया। कहने लगा, कोई ज़रूरत नहीं है घर से बाहर कदम निकालने की, आराम से घर में बैठो। तब मैं एकदम गुस्से से बोलने लगी कि मेरी छोटी बहन सोनी ने मुझे चुटकी काटी और चुप रहने का इशारा किया। मैं उसकी तरफ लपकी और बोली, मैं कोई गलत काम तो नहीं करने जा रही सोनी, मुझे अब चुप नहीं रहना। अच्छा है, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि 2-4 पैसे जमा हो जाए
तो मैं आगे अपनी और पढ़ाई का खर्चा खुद उठा लूँ। तुमसे ये किसने कहा कि हम तुम्हें और ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे? बस ग्रेजुएशन कर लिया है, यही बहुत है। मैं भाई को गुस्से से देख रही थी। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि हमारे घर में हालात ऐसे नहीं हैं आगे पढ़ सकूँ, इसलिए मैंने अपना खर्चा खुद उठाने के लिए जो करना चाह रही हूँ। क्योंकि स्कूल में तो एक तो बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और दूसरा कोई टेंशन भी नहीं होता। मम्मी मेरी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगी, बोली, लेकिन तुम मुझे तो कुछ और ही कह रही थी कि मैं अपने पैसों से अपने जूते, अपने कपड़े खरीदूंगी, और भाई को देखकर तुमने अपना बात बदल लिया। मुझे तो तुम्हारी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। सुबह कुछ और कहती हो, शाम को कुछ और कहती हो। तब मैं गुस्से से बोली कि आपको तो हमारी किसी बात की समझ नहीं आती मम्मी, लेकिन भाई बहुत समझदार है और अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मम्मी, बिना पढ़ाई के लड़कियों की कोई ज़िंदगी नहीं है। मेरी बात सुनकर भाई बोले, ठीक है तुम स्कूल में जॉब कर लो, लेकिन याद रखो कि मैं कोई ऐसी वैसी बात ना सुनूं। अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात सुन ली तो याद रखना वह दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। भाई की बात कड़वी थी, लेकिन मैंने उस टाइम चुप रहना अच्छा समझा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी और बोलती तो हो सकता था कि मेरे मतलबी भाई को बहुत तकलीफ़ होती, और अब वो मुझे जॉब करने की परमिशन मिल चुकी थी। उससे मैं हाथ धो बैठती। कमरे में आई तो न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी बहन कहने लगी, पगली अब क्यों रो रही हो? अब तो भाई ने भी परमिशन दे दी है। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि मुझे भाई की समझ नहीं आई, वह खुद तो जो मर्जी करता रहे, लेकिन बहनों के मामलों में कैसी सोच रखते हैं। मैं बाहर जॉब करने के लिए और अपने हालात को सुधारने के लिए ये सब कर रही हूँ, और मेरा भाई समझता है कि मैं बाहर निकलकर अपने आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाऊंगी। भला ऐसे भी भाई होते हैं क्या? मैंने दुखी शब्दों में कहा तो मेरी बहन सोनी ने मुझे गले लगाकर तसल्ली देते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं, दिल पर मत लो, इतनी सी बात है, दिल पर बुरा नहीं लगाते। और फिर अपनी चारपाई पर जाकर सिलाई कढ़ाई करने लगी। फ़िलहाल मेरे लिए यही काफ़ी था कि मुझे भाई और मम्मी की तरफ से परमिशन मिल गई थी। अब मुझे कल स्कूल जाने की टेंशन होने लगी थी, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा सूट भी नहीं था जो मैं पहन कर जाती। मैं अपनी फ़िक्र करते हुए जब अपनी बहन सोनी के सामने अपना सूट किया तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, उसका एक और रास्ता है। मैं उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। तुम अपने कपड़े छोड़ो, मेरे कपड़े पहन लेना और उसके ऊपर लॉन्ग वाला कोट डाल लेना, यूँ तुम्हें उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं मुंह बनाते हुए बोली, भला उसका क्या फ़ायदा होगा जब कपड़े ही नज़र नहीं आएंगे? वह हंसने लगी, पागल लड़की, तुम्हें फ़ायदा होगा कि रोज़ नए नए कपड़े बनाने की झंझट से तुम आज़ाद हो जाओगी। बताओ, कपड़े बनाने के लिए ही तो जॉब कर रही हूँ, और तुम कहती हो कि नए कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं। मेरी बहन कहने लगी, तुम 1 महीने उन्हीं कपड़ों के साथ चली जाओ, और जब तुमको तनख्वाह मिलेगी तो उन पैसों से नए कपड़े बनवा लेना। मुझे उनका ये आइडिया बहुत पसंद आया और मैंने ऐसे ही किया। स्कूल का माहौल इतना बुरा नहीं था, बस प्रिंसिपल थोड़ी अजीब थी। मेरी छोटी छोटी बात पर बहुत बुरी तरह से मेरी बेइज्जती करती थी। तब मेरा रोने को दिल चाहता था। जब महीने के आखिरी में मुझे तनख्वाह मिलती तो मेरी सब परेशानियां खुशी में बदल जाती थी। मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, जिसकी वजह से तिनका तिनका जोड़ कर भी बचत नहीं हो पाती थी। बस मैंने पहले महीने ही अपने लिए नए सूट खरीदे थे। उसके बाद मेरी सारी तनख्वाह मेरी पढ़ाई पर खर्च हो रही थी। नए कपड़े और नए जूते की चाहत तो एक हसरत बनकर रह गई थी, लेकिन सोनी के प्लान मेरा भरम रखा हुआ था, वरना तो मेरी सारी तनख्वाह नए कपड़े और नए जूते पर लग जाती और मेरे हाथ कुछ ना आता। मैं बस यही चाहती थी कि मैं इतना पढ़ लिख जाऊं कि मैं अच्छी नौकरी करूं। इतना तो मैं खुद सोच विचार कर रही थी और अपनी पाई पाई बचा कर रखती थी, क्योंकि मैंने देख लिया था कि स्कूल जॉब में आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, लेकिन आपको उसका अच्छा सिला और अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। बल्कि उन स्कूल मालिकों का जब दिल चाहता, छोटी सी गलती पर आपको स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा देते और आपकी सारी मेहनत जो आपने स्कूल के बच्चों पर लगा दिए हैं वह मिट्टी में मिल जाती। इसका अंदाज़ा मुझे उस टाइम हुआ था जब मैं अपने स्कूल की 2-3 टीचर को, जिनका यहाँ पर करीब 1-2 साल हो चुका था, एक मामूली सी गलती पर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। और जब वह रोते हुए यहाँ से निकली तो मुझे अफसोस इस बात का था कि वह बेहद ज़रूरतमंद थी, जो अपने घर की परेशानियों से तंगी की वजह से ये जॉब करने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन स्कूल के मालिक ने कभी किसी की मजबूरी नहीं देखे, जबकि ये दोनों ही बहुत मेहनती टीचर थी।
उनके स्कूल से निकलने के बाद जो पहले सोच मुझे आई थी वो यही थी कि मुझे स्कूल के जॉब तक खुद को जोड़े नहीं रखना, बल्कि साथ साथ कोशिश भी करनी है कि अगर कहीं और अच्छी जॉब मिलती है तो मुझे वह भी कर लेनी चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि मुझे स्कूल के अलावा किसी और जगह पर जॉब करने की परमिशन नहीं थी। वक्त अपनी धीमी धीमी चाल के साथ चलता रहा। मेरा बीएड भी पूरा होने वाला था जब मेरी छोटी बहन के लिए एक रिश्ता आ गया। मैंने पहली बार अपनी सोनी के चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। तब मैंने दिल से प्रार्थना की, सोनी अपने घर में खुश रहे और खुशियाँ इस घर में रहकर वह कभी नहीं देख सकेगी। ये सब उसे अपने ससुराल में मिल जाए। ये रिश्ता बिल्कुल अच्छा था। वे लोग हमारी ही तरह थे, ना ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे। उसके होने वाले पति एक बैंक में नौकरी करते थे। कोई खास बड़ी तनख्वाह भी नहीं थी। तब भी मम्मी ने भाई से राय करके सोनी का रिश्ता पक्का कर दिया था। फिर धीरे धीरे सोनी के दहेज के लिए मम्मी ने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे थे उससे कुछ न कुछ सामान लाने लगी थी। लंबा चौड़ा दहेज तैयार करने की तो हमारी औकात नहीं थी, लेकिन जो कुछ हो सका था वह उसके लिए ले लिया गया। मैं यहाँ बताती चलूँ, सोनी थोड़ी पढ़ाई में भी कमज़ोर थी और उसे सिलाई बुनाई कढ़ाई बहुत शौक़ था और वह बहुत ज़्यादा काली थी। उसको स्कूल में सारे बच्चे काली चिढ़ाया करते थे। इसी की वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया था और पूरी पढ़ाई भी नहीं की। वैसे सोनी का दिल बहुत अच्छा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। और यूँ सोनी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं उस रात अपने कमरे में फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि मैं बचपन से अब तक सोनी के साथ ही सोती रही। हम दोनों बहनें हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहीं, लेकिन आज मैं अकेली रो रही थी और मुझे सीने से लगाकर चुप करवाने वाली मेरी प्यारी बहन हमेशा मुझे तसल्ली देकर मेरी उम्मीद और हौसलों को बढ़ाती थी। आज वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ऐसे में मैंने उसकी खुशियों भरी ज़िंदगी के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं की, लेकिन शायद मेरी प्रार्थनाओं में वह असर नहीं था। इसीलिए 1 महीने के अंदर अंदर ही सोनी की शादीशुदा ज़िंदगी में हम दिन रात मुसीबतें देख रहे थे। उससे पहले तो हमें कभी अपनी बहन की किसी भी कमी का एहसास न हुआ था, लेकिन उसके पति ने उठते बैठते कभी काली कलूटी कभी काली माई कहकर उसको दिमागी टेंशन दे रहे थे। इस तरह बार बार कहने पर हमें भी एहसास हुआ था, जबकि सोनी में कोई गलती भी नहीं थी। गलती अगर था तो सिर्फ ये कि वे थोड़ा ज़्यादा काली थी। लेकिन मेरे बहनोई उठते बैठते ये ताने दे रहे थे और मेरी बहन अक्सर इन बातों को सुन सुनकर रो पड़ती थी। भगवान ने ऊपर से उसको 2 बेटियां और दे दिए थे और एक दिन उन दोनों पति पत्नी का इतना झगड़ा बढ़ गया कि मेरी बहन सोनी को उसके पति ने डिवोर्स भी दे दिए। तब वह अपनी बेटियों को लेकर हमारे घर आ गई थी। भाई की शादी उस टाइम हो चुकी थी और मेरा भाई अपने टांगों से अपाहिज था और बचपन से ही एक टांग पोलियो से छोटी बड़ी थी। हाँ, लेकिन जूता पहन लेता तो उसकी ये बुराई नज़र नहीं आती थी। मेरे भाई के अपाहिज होने का कारण मेरी माँ हम दोनों बहनों से ज़्यादा भाई को ही प्यार देती थी। मेरी भाभी थोड़ी ठीक ठाक थी, इसलिए वह अपने आप में किसी को नहीं लगाती थी। और मेरी भाभी जुबान की ही नहीं बल्कि घमंडी भी थी और बड़ी तेज़ थी। सोनी अपने 2 बेटियों के साथ हमारे घर में आई। भाभी का मूड बहुत ख़राब होने लगा था। ऐसे समस्याओं में मेरी शादी भी एक जगह तय हो गई थी, लेकिन मेरी विदाई ना हो सकी, क्योंकि मेरे होने वाले पति बाहर विदेश चला गया था और वहाँ से उसने 6 महीने के बाद बगैर किसी वजह के मुझसे अपना रिश्ता भी तोड़ लिया था। इस बीच मैंने बहुत सी छोटी बड़ी नौकरियाँ की, क्योंकि अब भाई ने पूरे तरह से हाथ खींच लिया था और मम्मी तो भाभी की ही जुबान बोलती थी। हमारा दिल बहुत दुखता था, लेकिन मेरी माँ अपने बहू को कुछ नहीं कहती थी। हर टाइम अपनी बहू की साइड लेकर हम दोनों बहनों को जलील किया करती थी, क्योंकि मेरी माँ को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा अपाहिज है, कहीं बहू उसको छोड़ कर ना चली जाए। इस वजह से वह सिर्फ बहू की साइड लेती थी। सोनी ने फैक्ट्री में कढ़ाई का काम पकड़ लिया था, लेकिन उसकी सेहत बहुत गिरती जा रही थी। वह बहुत कमज़ोर हो रही थी और घर का काम नहीं कर पाती थी। फैक्ट्री में सारा दिन काम करके आती तो वो बहुत थकी हुई होती, जिसके कारण वह घर का काम ना कर पाती, ना भाभी का हाथ बटा पाती। और मेरे मम्मी और भाई को लगता कि उसकी पत्नी सारा काम करती है। भाई ने सोनी को अलग कर दिया था और उसको ऊपर वाले कमरे में मकान दे दिया था। मैं मम्मी पर बहुत गुस्सा हुई थी। सोनी को आपने अलग तो कर दिया है, लेकिन वह अपने घर का राशन पानी कैसे चलाएगी? ऊपर से आप बिजली और गैस का बिल भी उनसे ले रही हो, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बात मम्मी से कह रही थी, लेकिन मेरी मम्मी भाभी ने सुन लिया और फिर मेरी सामत आ गई। भाभी के जरिए ये बात मेरे भाई तक पहुंच गई थी।
उन्होंने भी मुझे अच्छा खासा साफ साफ सुना दिया था, अगर तुम्हें ज़्यादा हमदर्दी है तो उसका खर्चा तुम उठा लो, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैंने मम्मी की तरफ देखा, लेकिन मम्मी मुंह मोड़कर बैठ गई। तब मैंने दिल में ठान ली कि मैं अपनी बहन को यूँ सिसकता हुआ नहीं छोड़ सकती, और जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी इस गरीब बहन के लिए इतना ज़रूर करूँगी, उसके बच्चे भूखे ना मरे। उन्हीं दिनों मुझे अपने सहेली की वजह से निजी एयरलाइन में एयर होस्टेस की जॉब का पता चला। मैं भी वहाँ पर इंटरव्यू देने चली गई। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरी कदकाठी और रंग रूप बहुत खूबसूरत और हाइट भी बहुत अच्छी थी। मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर कॉल आ गई थी और मुझे एयर होस्टेस की जॉब मिल गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने ये खबर जब अपनी बहन सोनी को सुनाई, वह बहुत खुश हो गई। उस दिन मेरी बहन के घर में आटा ख़त्म था, तो मैं चुपके से भाभी के किचन में से थोड़ा सा आटा निकाल कर सोनी को दे आई। वह रोटियां पकाकर बच्चों को दे दे। वे भूखे थे, लेकिन भगवान ना जाने ये बात मेरी मम्मी को क्यों हजम नहीं हुई। उन्होंने भाई से मेरी शिकायत लगा दी और उस दिन के बाद से किचन में ताला लगना शुरू हो गया। मैं अपने भाई और भाभी पर तो इतना हैरान नहीं थी जितनी कि मुझे अपनी सगी माँ पर थी। वह अपनी बेटी और उसके बच्चों को भूखा देखकर कैसे अपना पेट भर सकती थी। भाई तो चलो अपनी बीवी के इशारों पर नाच रहा था, लेकिन मम्मी अगर चाहती तो सोनी की मदद कर सकती थी। लेकिन भगवान न जाने उनके सीने में बेटियों के लिए कैसा प्यार था। उन्हें अपनी बेटी पर तरस भी नहीं आता था। मुझे यकीन आ गया था कि अब हमारी ज़िंदगी बस अपने बलबूते पर बनानी है। भाई और मम्मी के तरफ से हमें अब कोई सपोर्ट नहीं मिल सकती। मम्मी और भाई ने मेरी जॉब की बहुत बुराई की, लेकिन फिर वे चुप हो गए थे क्योंकि मैं उनकी बात नहीं सुनती थी। उस निजी एयरलाइन में मेरी जॉब शुरू हुए काफ़ी दिन हो चुके थे और मैं अपनी जॉब से बिल्कुल तसल्ली में थी। मेरा एयर होस्टेस मालिक मेरे काम को देखकर न सिर्फ खुश थे बल्कि मुझ पर यकीन भी करने लगे थे। हमारे एयरलाइन पर बहुत अमीर लोग सफ़र करते थे। उस बीच बड़ी लापरवाह लोग अपनी चीज़ खासकर मोबाइल इस्तेमाल करते अपनी सीट के साथ लगी हुई टेबल पर लापरवाही से रख देते और सो जाते थे। मैं आते जाते कई बार उन लोगों को देखती और एक दिन मैंने बहुत होशियारी के साथ जहाज़ लैंड करने से थोड़ी देर पहले एक कस्टमर का मोबाइल उठा लिया, उसे अपनी जेब में डाल लिया और बाथरूम में ले जाकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। और दूसरे मालिक के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने वो मोबाइल चुपके से एयरपोर्ट से बाहर निकाल कर बेच दिया। यूँ मेरे पास एक बहुत बड़ी रकम आ गई थी। बस फिर तो ये सिलसिला जैसे चल ही पड़ा था। मुझे पैसों की लालच इसलिए बढ़ गया कि मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन चुका था। सोनी के बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना था। मैं उन्हें यूँ बेबस लाचार नहीं देख सकती थी। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि कस्टमर अपनी चीज़ों की गुमशुदगी की रिपोर्ट करने लगे हैं। एयरपोर्ट बंदोबस्त को मुझ पर शक होने लगा था, क्योंकि सारी एयर होस्टेस में से सबसे नई मैं ही थी और जब मैं आई थी तब से ही ये चोरियां शुरू हो गई थी। लेकिन मैं इन बातों से बेखबर अपने हाथ की सफाई दिखाती चली गई। यहाँ तक कि एक बार मैंने मेज पर रखे हुए एक बहुत सी खूबसूरत और कीमती वॉच को उठाकर अपने केबिन में छुपा दिया, लेकिन बदकिस्मती से उस केबिन से अपने पर्स में डालने का मौका नहीं मिला। वहीं केबिन में ही वॉच भूल गई। ऐसे ही अचानक शिकायतें बढ़ने की वजह से एक दिन एयरलाइन बंदोबस्त ने मुझे जहाज़ में सवार नहीं होने दिया और रोक लिया और मुझे कहा कि मैं उन्हें अपने कमरे की तलाशी दूं। मैं उन्हें अपने कमरे में लेकर आई, जहां पर उन्होंने मेरा केबिन तलाश किया था। अचानक उन्होंने केबिन वाले ड्रॉर को भी खोल कर देखा और मेरा पर्स भी खोल कर देखा, तो मुझे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने भगवान से मदद मांगने लगी और दिल में कहा कि हे भगवान, इस बार मुझे बचा लो। मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांग लूँगी। मैं फिर कभी भूल कर भी ऐसे पाप नहीं करूँगी। फिर अपने दिमाग में अपने बहन और उसके बच्चों को देखने लगी, जो मेरे कमाई पर खुलकर सांस लेने लगे थे, जो अब अच्छा खाने लगे थे। मेरी बहन सोनी का इलाज चल रहा था। वह काफ़ी अच्छी हो गई थी। मुझे लगा इज्जत तो जाएगी, साथ ही नौकरी भी चली जाएगी और फिर शायद ऐसी नौकरी मुझे मिल ना पाए। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मेरे बैग की तलाशी लेने के बाद वे दोनों ऑफिसर मुझसे माफ़ी मांगने लगी कि उन्होंने मुझ पर शक किया था। मैं हैरान हुई कि उनकी तरफ देखने लगी। मैंने अपने बैग में झांक कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मेरे बैग में कृष्ण जी का एक छोटा सा मूर्ति पड़ा हुआ था। भगवान कृष्ण जी को देखकर मेरी आंखें भर आई और मैं रो पड़ी। मेरे भगवान ने मुझ पर कैसा पर्दा डाला था।
ये मेरी समझ से बाहर था, जबकि भगवान चाहते तो मेरी पोल खोल सकते थे, लेकिन मैं उन पर कुर्बान जाऊँ। मेरे कृष्ण जी ने मेरी नीयत पहचान ली थी। मैंने उस वक्त सच्चे दिल से अपने भगवान कृष्ण जी से माफ़ी मांगी थी और वे जानते थे कि मैं उन पैसों से 2 बच्चों का पेट पाल रही थी। लेकिन मैं अब कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूँगी, क्योंकि मेरे कृष्ण जी बार बार मेरी गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे। भगवान ने मुझे एक मौका दिया था, मैं संभल जाऊँ और सीधे रास्ते पर आ जाऊँ। उस दिन के बाद मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं अब जितना भी कमा कर लाती थी, अपनी बहन के हाथ में दे देती थी। मेरी भांजिया बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी थी। घर में रोज़ रोज़ के झगड़े की वजह से मैं अपनी बहन के साथ एक अलग घर में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन मैं हर महीने अपनी माँ को कुछ न कुछ पैसे भिजवा दिया करती थी। ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। और फिर मैंने शादी 40 साल के उम्र में एक अच्छे इंसान से की थी, जिसको मेरी कदर थी और मेरे पति मुझे सपोर्ट करते थे, और मैं अपनी बहन की बच्चियों की ज़िंदगी बना दी। आज भी दोनों एक बहुत अच्छे ऑफिसर बन गई हैं और मेरी इज्जत अपनी माँ से भी ज़्यादा करती हैं, और उन्हें उस मकाम पर देखकर मुझे बहुत अच्छा और गर्व महसूस होता है। लगता है मेरे भगवान ने दुनिया जहाँ की खुशियाँ मेरी झोली में डाल दी है, और मेरे पति भी मुझसे बहुत खुश हैं। मेरा भी एक बेटा हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है, और वे दोनों बच्चियां मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हैं। और सोनी बिल्कुल ठीक हो गई है और हम सब एक साथ रहते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।